नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी वाक्य रचना एवं व्याकरण से। दोस्तों आज हम एमसीक्यूज देखेंगे और ये पार्ट 2 रहेगा दोस्तों आज का। इससे पहले दोस्तों हमने इस पर पार्ट 1 देखा था। जिसने नहीं देखा है दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो की एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दोस्तों आपको जो है शुद्ध शब्द का चयन करना है। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अव्यस्त कैसे लिखा जाता है? चलिए कौन सा यहाँ पर शुद्ध शब्द है? अव्यस्त कैसे लिखते हैं? शुद्ध रूप क्या होता है दोस्तों? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। कैसे लिखते हैं अव्यस्त? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखते हैं? ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभ्यस्त। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको दोस्तों शुद्ध शब्द चुनना है। चलिए बताइए शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा या फिर चौपाया? शुद्ध रूप क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा यहाँ पर आपका शुद्ध शब्द है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? और राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो गंगा जल है, ठीक है, गंगा जल को कैसे लिखते हैं? ठीक है, गंगा जल। ठीक है, दूसरा देखिए बेबुनियाद जो है कैसे लिखा जाता है? बेबुनियाद दोस्तों एक साथ होता है। ठीक है, बेबुनियाद, बेबुनियाद। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है बेबुनियाद। ठीक है, तो ये भी आपका जो है दोनों गलत है। ठीक है, बात करें दोस्तों चौपाया की, तो चौपाया कैसे लिखा जाता है? ये भी गलत है। ठीक है, चौपाया कैसे लिखते हैं? चौपाया। ठीक है, चौपाया। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो है सी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, बड़ा सा। ठीक है, ये आपका क्या है? शुद्ध है। ठीक है, कैसे लिखते हैं बड़ा सा? बड़ा, बड़ा सा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये आपका राइट हो जाएगा। बाकी आपके तीनों जो हैं यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे लिखा जाता है इनको। ठीक है, गंगा जल, बेबुनियाद और चौपाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। चलिए बताइए शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें कीजिए। शुद्ध कौन सा यहाँ पर शब्द है? सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित, आजीविका? चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर जरूर करें दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यहाँ पर? आंसर कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी। ठीक है, सन्यासी जो है दोस्तों ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, बाकी अकाल, अकाल नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? अकाल होता है। ठीक है, क्या होता है? अकाल। ठीक, अनुग्रहित नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? अनुग्रहित होता है। क्या होता है? अनु, ठीक है, अनुग्रहित। ठीक है, ये होता है शुद्ध रूप। ठीक है, अनुग्रहित। और आजीविका नहीं होता दोस्तों। क्या होता है? आजीविका होता है। ठीक है, क्या होता है? आजीविका होता है। ठीक है, आजीविका। ठीक है, ये तो शुद्ध रूप होंगे आपके। ठीक, तो ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन्यासी। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में भी दोस्तों आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। चलिए शुद्ध वर्तनी में आपको वंदना कैसे लिखा जाता है दोस्तों? आपको यहाँ पर शुद्ध शब्द ढूंढना है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैसे लिखा जाता है?
वंदना कैसे लिखते हैं दोस्तों, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, देखिए वंदना लिखा नहीं जाता। ठीक है, ये तो गलत है आपका। ठीक, ये भी गलत है, वंदना। अब आपके दो ऑप्शन बचे, बी और सी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैसे लिखा जाता है वंदना, आधा 9 आपको लिखना है, ध्यान देना है यहाँ पर, वंदना ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका शुद्ध रूप है। ठीक, और अधिकांशतः आपने देखा होगा कि ऐसे भी वंदना लिखते हैं बहुत से लोग। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो शुद्ध रूप होता है ये आपका वंदना, आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। चलिए आंसर कीजिए, अजेय, अज्ञेय, अपराजेय या फिर दुर्जेय। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जिसे जीता ना जा सके। क्या बोलेंगे उसको, जिसे जीता ना जा सके उसको बोलेंगे अजेय। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उसे हम बोलते हैं अजेय। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों अज्ञेय की बात करें तो अज्ञेय क्या होता है दोस्तों, अज्ञेय होता है जिसे जाना ना जा सके। ठीक है, जिसे जाना न जा सके। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अज्ञेय बोलते हैं। ठीक है, अपराजेय की बात करें तो अपराजेय क्या होता है, जिसे हराना कठिन हो या जिसे हराया ना जा सके। क्या होता है, जिसे हराया न जा सके। ठीक है, जिसे हराया न जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, अपराजेय बोलते हैं। ठीक है, और दुर्जेय का क्या होता है, दुर्जेय यानी कि जिसे जीतना कठिन हो। ठीक है, जिसे जीतना कठिन हो। ठीक है, जिसे जीतना कठिन हो। ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक, कठिन हो, जिसे जीतना कठिन हो उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्जेय बोलते हैं। ठीक है, तो चारों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जिसे जीता न जा सके उसे हम बोलते हैं अजेय। ठीक है, और साथ ही साथ जिसे जाना न जा सके उसे हम बोलते हैं अज्ञेय। जिसे जीता न जा सके, ठीक है, ठीक है, जिसे जाना न जा सके, ठीक है, उसे हम अज्ञेय बोलेंगे। और अपराजेय, ठीक है, जिसे हराया न जा सके या फिर जिसे कह सकते हैं जिसे हराना कठिन हो। ठीक, और दुर्जेय का भी ध्यान रखेंगे, जिसे जीतना कठिन हो। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो के लिए एक शब्द है। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर करना है, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसके लिए शब्द बताइए। शत्रुहीन कहेंगे, अशत्रु कहेंगे, अजातशत्रु कहेंगे या फिर निशत्रु कहेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो दोस्तों उसको बोलते हैं अजातशत्रु। ठीक है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, ध्यान रखेंगे। ठीक, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसे हम बोलते हैं अजातशत्रु। ठीक, ध्यान रखेंगे। शत्रुहीन की बात करें तो शत्रुहीन क्या होता है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको हम शत्रुहीन बोलते हैं। ठीक है, अशत्रु की बात करें तो अशत्रु जो है आपका, इसका मतलब क्या होता है, मित्र होता है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसे हम बोलते हैं अजातशत्रु। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द है। चलिए आंसर कीजिए, जिसका उपचार न हो सके उसे हम क्या बोलते हैं, साधनहीन बोलते हैं, असाध्य बोलते हैं, श्रम साध्य बोलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जिसका उपचार न हो सके उसे हम क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जिसका उपचार न हो सके उसे हम बोलते हैं असाध्य। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हम असाध्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है। बाकी आपका साधनहीन की बात करें तो साधनहीन क्या होता है, जिसके पास किसी कार्य को करने के लिए साधन या उपाय ना हो, उसको हम साधनहीन बोलते हैं, ठीक है। श्रम साध्य की बात करें तो श्रम साध्य क्या होता है, श्रम साध्य यानी कि कठिन परिश्रम या मेहनत से संभव होने वाला, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कठिन, ठीक है, कठिन मेहनत या कठिन परिश्रम कह सकते हैं। तो कठिन परिश्रम या मेहनत से संभव होने वाला, ठीक है, ध्यान रखेंगे होने वाला, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्रम साध्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साधनहीन क्या हो जाएगा, जिसके पास किसी कार्य को करने के लिए साधन या उपाय जो है ना हो, ठीक। तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपने आंसर करना है दोस्तों। यहाँ पर बताना है कि माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। तो किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है। मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, निषेधवाचक है या फिर संकेतवाचक है। चलिए आंसर कीजिए। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, तो किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ठीक है। और मिश्र वाक्य मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, किसे कहते हैं हम मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए यहाँ पर माँ ने कहा था, ठीक है, माँ ने कहा था, उसके बाद उन्हें बाजार जाना है, तो इनको दोनों को जो है किससे जोड़ा है, की से, ठीक है। आप ऐसे ही समझ गए होंगे, ठीक है। मिश्र वाक्य की क्या पहचान होती है मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मिश्र वाक्य में आपको ध्यान रखना है मिश्र वाक्य किसे कहते हैं पहले तो, ठीक है। इंग्लिश में इसको जो है क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं इसको, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक, ध्यान रखेंगे। किसे कहते हैं मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में क्या होता है, एक क्या होता है, एक प्रधान जो है उपवाक्य होता है, ठीक है, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य, ठीक है, ठीक है, एक आश्रित उपवाक्य होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मिश्र वाक्य की पहचान दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मिश्र वाक्य की क्या पहचान होती है, ठीक है। मिश्र वाक्य की पहचान कैसे करेंगे आप, देखिए जहाँ पर की आपको देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो मिश्र वाक्य की पहचान है दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे। जहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान रखना है कौन कौन से शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपका की से जोड़ा मिल सकता है आपको, ठीक है, की से जुड़े मिल सकते हैं वाक्य में, ठीक है। ज्यों हो गया, ठीक है, एक एक को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ज्यों हो गया, ठीक है, ज्यों के साथ साथ त्यों हो गया, ठीक है, ज्यों त्यों, ठीक है। चूंकि हो गया, ठीक है, क्या हो गया, चूंकि, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है जब, ठीक है, जब तब हो गया, ठीक है, जब तब, ठीक है। जब तब के साथ साथ याद रखेंगे दोस्तों क्योंकि हो गया, ठीक है, क्योंकि, ठीक है। क्योंकि के साथ साथ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हो गया, इत्यादि हो गया, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। इत्यादि के साथ साथ आपको याद रखना है और क्या होता है बताइए, क्या पहचान होती है, और ताकि होता है, ताकि, ठीक है, ताकि, ताकि के साथ साथ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों और क्या होता है बताइए, जब होता है, ठीक है, जब, ठीक। और क्या होते हैं बताइए, और क्या होते हैं इसके अलावा, जब के अलावा आपको ध्यान में रखना है जितना हो गया, ठीक है, जितना, जो हो गया, ठीक है, जो, ठीक है, जो हो गया, ठीक है। जो के साथ साथ
जो हो गया, सो हो गया, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है ध्यान में रखना है। इनसे जो है दोस्तों आपको मिलेगा वाक्य, जो है इनसे जुड़े हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मिश्र वाक्य आप समझ चुके होंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो मिश्र वाक्य दोस्तों, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी पहचान किस प्रकार से करेंगे आप कि ये मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या फिर आपका संकेतवाचक है या फिर निषेधवाचक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि मिश्र वाक्य की कैसी पहचान होती है, यहाँ पर आपको इनको याद रखना है, ठीक है। अब एक दो उदाहरण देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए, जैसे यहाँ पर आपने देखा माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, यहाँ पर आपने की देखा, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य की बात करें, उसने कहा कि वह निर्दोष है, ठीक है। उसने उसने कहा कि उसने कहा कि वह क्या है, निर्दोष है, ठीक है। उसने कहा कि वह निर्दोष है, ठीक है, निर्दोष है। तो यहाँ पर आपको देखा होगा आपने, यहाँ पर एक प्रधान वाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। उसने कहा और वह निर्दोष है, ठीक है। यहाँ पर की से जो है यहाँ पर जुड़ा है दोस्तों वाक्य, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से कह सकते हैं आप, वह किताब खो गई जो तुमने दी थी, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, ठीक है। वह किताब, ठीक है, वह किताब खो गई, वह किताब खो गई, ठीक है, जो तुमने दी थी, जो तुमने दी थी। तो कैसा वाक्य हो गया ये? तो ये भी आपका कैसा वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जो, ठीक है। मैंने बताया भी आपको मिश्र वाक्य की क्या पहचान है, कि, ज्यों, त्यों, चूंकि, ठीक है, क्योंकि, इत्यादि, ताकि, जो, सो, जब, जितना से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही साथ एक उदाहरण और देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हैं जब वर्षा होती है तब मोर नाचता है, ठीक है। जब जब वर्षा होती है, ठीक है, जब वर्षा होती है, ठीक है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचता है, तब मोर नाचता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको अभी, यहाँ पर क्या हो गया, जब और तब, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसके अलावा कह सकते हैं जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र बाहर आ गए, ठीक है। यानी कि जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र बाहर आ गए, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब ये आप जो है मिश्र वाक्य आप समझ चुके होंगे दोस्तों, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। मिश्र वाक्य की पहचान आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने पहचान ध्यान में रखी तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपने आंसर करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में, पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा वाक्य होगा ये, सरल, मिश्र, संयुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, ठीक है, पुस्तकालय से ले ली, इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो आप बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कैसा वाक्य है दोस्तों, ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। संयुक्त वाक्य वो है दोस्तों जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य जो है किसी योजक शब्द से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से योजक शब्द हैं जिनसे जुड़े होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहचान आपको अगर ध्यान रखेंगे तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे,
ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्या क्या पहचान होती है संयुक्त वाक्य की, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे आपका और हो गया, और योजक से जुड़े होंगे, ठीक है, और योजक शब्द से जुड़ा होगा वाक्य, या फिर आपका किंतु से जुड़ा होगा, ठीक है, किंतु परंतु, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, किंतु, किंतु के साथ साथ परंतु, और किंतु परंतु, इसलिए, इसलिए, इसलिए के साथ साथ ध्यान रखेंगे और क्या होता है बताइए, इसलिए, लेकिन, लेकिन हो गया, लेकिन के साथ साथ याद रखेंगे अतः, ठीक है, अतः, और क्या होता है बताइए, फिर भी, ठीक है, फिर भी, ठीक है, फिर भी, और इनको आप याद रखना है, ठीक है। तो इनसे जुड़े होते हैं दोस्तों, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्या पहचान होती है, तो इन जो पहचान मैंने बताई आपको, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। संयुक्त वाक्य वह वाक्य है जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य जो है किसी योजक शब्द और या किंतु परंतु, ठीक है, और या भी करें, ठीक है, और या किंतु परंतु, इसलिए, अतः, फिर भी आदि द्वारा जुड़े हों, ऐसे वाक्य जो है स्वतंत्र अर्थ रखते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक। बाकी यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो एक दो उदाहरण आप देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक। देखिए पहला उदाहरण देखेंगे, पहला उदाहरण क्या है, पहला है देखिए, बिजली चली गई इसलिए अंधेरा हो गया, ठीक है, इसलिए अंधेरा हो गया, ठीक है, बिजली, देखिए बिजली चली गई, ठीक है, बिजली चली गई इसलिए, इसलिए अंधेरा हो गया, ठीक है, इसलिए अंधेरा हो गया, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर ये किस प्रकार का वाक्य है, ये भी आपका कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। मैंने भी आपको बताया संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है, आपको जो है संयुक्त वाक्य में मिलेंगे दोस्तों योजक चिन्ह, योजक शब्द जिनसे दोस्तों वाक्य जुड़ा हुआ होगा। जैसे मैंने बताया इसलिए हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, ठीक है, फिर भी हो गया, आदि हो गया, ठीक है, सारे आपको याद रखने हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसलिए से जुड़ा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरे में आपको याद रखना है सूरज निकला और फूल खिले, ठीक है, यानी कि आप ऐसे याद रखें सूरज, ठीक है, सूरज निकला, ठीक है, सूरज निकला और फूल खिल उठे, और, ठीक है, और फूल खिल उठे, खिल उठे। तो कैसा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर और से जुड़ा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके साथ साथ और आप कई प्रकार के उदाहरण यहाँ पर आप बना सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे मीना बहुत बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई, ठीक है, देखिए मीना बहुत, मीना बहुत बीमार, ठीक है, मीना बहुत बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई, अतः स्कूल नहीं आई, ठीक है। तो ये भी आपका कैसा वाक्य है, ये भी आपका संयुक्त वाक्य है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर किससे जुड़ा है, अतः से जुड़ा है, ठीक। इसी प्रकार फिर भी से भी बना सकते हैं आप, जैसे मैंने बहुत परिश्रम किया फिर भी असफल रहा, ठीक है। ये भी आपका किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैंने बहुत परिश्रम किया, ठीक है, फिर भी असफल रहा, यानी कि फिर भी जो है यहाँ पर योजक शब्द है जिससे वाक्य जुड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार के दोस्तों आपको सारे जो है इनकी पहचान याद रखनी है संयुक्त वाक्य की। मिश्र वाक्य की पहचान मैंने बताई थी आपको, ठीक है, इनको ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों आपको आंसर करना है, निम्न में कौन सा संकेतवाचक वाक्य है। चलिए आंसर कीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य कौन सा है इसमें देखिए। क्या इस बार अच्छी फसल होगी। ऑप्शन बी देखिए, फसल अच्छी हो तो अच्छा है। ऑप्शन सी देखिए, वाह क्या अच्छी फसल है। या फिर यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है संकेतवाचक वाक्य जो है निम्न में कौन सा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कौन सा यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है दोस्तों। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों यहाँ पर संकेतवाचक कौन सा है। देखिए यहाँ पर आप इसको समझ गए होंगे, वाह, ठीक है, किस प्रकार का दोस्तों ये वाक्य है। वाह क्या अच्छी फसल है, तो ये किस प्रकार का है बताइए। तो ये है दोस्तों विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है। यहाँ पर आश्चर्य का भाव है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैसा वाक्य है, विस्मयादिबोधक, ठीक, कैसा वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है, ध्यान रखेंगे, ठीक। और एक ही बात करें यहाँ पर, क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी, तो ये किस प्रकार का है, ये प्रश्नवाचक हो गया सीधे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है। पहला वाला जो है प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक। और यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका, फसल अच्छी हो तो अच्छा है, ये किस प्रकार का वाक्य बताइए। फसल अच्छी हो तो अच्छा है, बताइए किस प्रकार का है वाक्य। ये दोस्तों इच्छावाचक है, इच्छा जाहिर की जा रही है, ठीक है, इच्छावाचक, इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य कौन सा है यहाँ पर, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, ये किस प्रकार का वाक्य है, संकेत वाचक वाक्य है दोस्तों। इशारा किया जा रहा है कि फसल अच्छी कब होगी, जब वर्षा होगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, अनुरूप में कौन सा समास होगा। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, अनुरूप। तो अनुरूप में कौन सा समास होगा बताइए, अनुरूप, ठीक है, अनुरूप में कौन सा समास होगा। दोस्तों समास, संधि और प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारी चीज़ें मैंने दोस्तों डिटेल में आपको करवा रखी। आप प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको समास बताना है, अनुरूप में कौन सा समास हो जाएगा अनुरूप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अव्ययी भाव समास, ठीक है। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी। अनुरूप आप जानती हैं, अनुधन रूप, ठीक है। अनु क्या है यहाँ पर, अव्यय है दोस्तों, ठीक है। अनुधन रूप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनु क्या है, ये अव्यय है, ठीक है। मैंने आपको बताया था अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है क्या होता है, प्रधान होता है। पहला पद प्रधान और अव्यय होता है, ठीक है। अव्ययी भाव में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, पहला पद प्रधान और अव्यय होता है, ठीक है, और अव्यय होता है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। जैसे आपका आप समझ सकते हैं, देखिए तत्पुरुष की बात करें तो तत्पुरुष आप जानती हैं, तत्पुरुष कर्मधारय और बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो अव्ययी भाव दोस्तों आपको उदाहरण के साथ ही याद रखने, जैसे आपका यथा समय आपने पढ़ा होगा, यथा समय, चलिए इसको कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक। अव्ययी भाव होगा, ठीक। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो यहाँ यथा, ठीक है, यथा समय, एक मिनट, ठीक है, यथा, चलिए यथा समय में कौन सा समास हो जाएगा, यथा समय। तो यथा समय में क्या हो जाएगा, समय के अनुसार, कौन सा समास होगा इसमें, समय के अनुसार, ठीक है, समय के अनुसार। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर भी आपका अव्ययी भाव होगा, ठीक है, ठीक है। यथा क्या है यहाँ पर, यथा क्या है आपका, ये पहला पद प्रधान है और साथ ही साथ अव्ययी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष में कौन सा समास होगा अगर आपको पूछा जाए तो प्रतिवर्ष में भी आपका क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष, हर वर्ष। तो प्रति क्या है यहाँ पर, प्रति आपका प्रधान है दोस्तों, ठीक है, साथ ही साथ पहला पद प्रधान है और अव्यय भी है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ और क्या हो सकते हैं, जैसे आपका आमरण है, आमरण, आमरण में क्या कौन सा समास हो जाएगा, आमरण में भी आपका अव्ययीभाव समास होगा। आमरण यानी कि मरण तक, ठीक है, मरण तक, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। एक शब्द आपने पढ़ा होगा यथाविधि, ठीक है, क्या पढ़ा है, यथा विधि, ठीक है, यथा विधि में कौन सा समास हो जाएगा, तो यथा विधि में जो है आपका क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव हो जाएगा। यथा विधि यानी कि विधि के अनुसार, ठीक। तो ये सारे दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। अव्ययीभाव समास मैंने बताया था, अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, प्रधान और अव्यय होता है, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, कला प्रवीण में कौन सा समास है, चलिए बताइए, इसका आंसर कीजिए। कला प्रवीण कौन सा समास होगा, इसमें कर्मधारय होगा, द्वंद्व समास होगा, अव्ययीभाव होगा, बहुव्रीहि होगा या फिर तत्पुरुष समास होगा, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का कला प्रवीण में कौन सा समास होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। ई ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कला प्रवीण ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर तत्पुरुष होगा, कला प्रवीण आप जानती हैं दोस्तों, कला में प्रवीण, ठीक है, कला में प्रवीण जिसे हम बोलते हैं दोस्तों कला प्रवीण, ठीक है। इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास किससे कहते हैं दोस्तों, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तत्पुरुष समास किससे कहते हैं, तत्पुरुष समास वो है दोस्तों जिसमें उत्तर पद यानी कि जो बाद का पद है वो प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच जो है कारक विभक्ति का लोप होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कला में प्रवीण, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, तत्पुरुष समास की क्या होता है, तत्पुरुष समास की परिभाषा ध्यान रखेंगे। तत्पुरुष समास वह है दोस्तों, ठीक है, तत्पुरुष समास वह है जिसमें उत्तर पद, ठीक है, जिसमें उत्तर पद यानी कि बाद का जो पद होता है, ठीक है, उत्तर पद यानी कि बाद का पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है, प्रधान होता है बाद का पद, ठीक। साथ ही साथ दोनों पदों के बीच जो है कारक विभक्ति का लोप होता है, ठीक है। और साथ ही याद रखेंगे दोनों पदों, ठीक है, दोनों पदों के बीच कारक, ठीक है, कारक विभक्ति, ठीक है, कारक विभक्ति का क्या होता है, कारक विभक्ति का लोप होता है, कारक विभक्ति का लोप होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये परिभाषा है दोस्तों तत्पुरुष समास की, इसको अच्छे से आपने ध्यान में रखना है। चलिए उदाहरण देखते हैं तत्पुरुष समास के, आप समझ जाएंगे इसको, ठीक। देखिए पहला उदाहरण देखेंगे तत्पुरुष समास का, ठीक है, जैसे आपका राजकुमार, ठीक है, राजकुमार आपको पूछ लिया जाएगा राजकुमार में कौन सा समास होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है। राजकुमार यानी कि राजा का क्या हो जाएगा विग्रह इसका, राजा का कुमार, ठीक है। ये समास विग्रह भी आपको ध्यान में रखना है, समास विग्रह भी आपको पूछ ले जाएंगे, ठीक है। तो समास विग्रह भी आपकी सिलेबस में है, ध्यान रखना आपने, ठीक। दूसरा आपको याद रखना है उदाहरण, ठीक है, जैसे आपका रसोई घर होता है ना, रसोई घर, ठीक है, रसोई घर। तो रसोई घर में कौन सा समास हो जाएगा, आपको पूछ लिया जाएगा कि रसोई घर में कौन सा समास होगा, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। यानी कि इसका अगर समास विग्रह करेंगे रसोई घर का तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, ठीक है। और कारक चिन्ह का लोप होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रसोई घर का अगर समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, रसोई
ठीक है, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका गंगा जल है, गंगा जल, तो गंगा जल का अगर आप समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, गंगा का जल हो जाएगा ना, गंगा का जल, गंगा का जल। तो क्या हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा देशवासी। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों, देशवासी में कौन सा समास होगा। ठीक है, तो देशवासी में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष होगा। तो आपको समास का विग्रह करना जो है आना चाहिए, आप आसानी से जो है यहाँ पर इसको आंसर कर सकते हैं, देश का वासी। ठीक है, देशवासी यानी कि देश का वासी हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, तत्पुरुष होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जैसे यज्ञशाला है। ठीक है, चार यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसके अलावा भी आपको ध्यान में रखने, इसको आप नोट कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, पांचवा यहाँ पर उदाहरण देखना है दोस्तों तत्पुरुष का। ठीक, और कौन सा बताया मैंने, यज्ञशाला। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको यज्ञशाला में कौन सा समास होगा। ठीक है, यज्ञशाला यानी कि यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए शाला, के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा शरणागत। ठीक है, क्या पढ़ा है, शरणागत, शरणागत में कौन सा समास होगा इसमें, तो शरणागत में समास कौन सा होगा, तत्पुरुष होगा। शरण को आया हुआ, क्या हो जाएगा इसका विग्रह, शरण को आया हुआ। ठीक है, शरण को आया हुआ क्या हो जाएगा, शरणागत। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष। ठीक है, जैसे आपका मूर्तिकार। ठीक है, मूर्तिकार। ठीक है, मूर्तिकार में क्या होगा समास विग्रह, मूर्ति को बनाने वाला। ठीक है, मूर्ति को बनाने वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया तत्पुरुष में उत्तर पद यानी कि बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है, जैसे साला, गत। ठीक है, और कार। ठीक है, मैंने बताया राजकुमार, रसोई घर, जैसे गंगा जल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, जिसका उत्तर पद या बाद का पद जिसका प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक विभक्ति का लोप होता है, तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपको बताना है बैलगाड़ी में समास है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, बैलगाड़ी में क्या हो जाएगा समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव, द्विगु या फिर तत्पुरुष। तो द्विगु आप जानती हैं, द्विगु समास ये सब आपने पढ़े हैं। ठीक है, जैसे द्वंद्व है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं किसमें, द्वंद्व समास में। ठीक, और अव्ययी भाव मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। ठीक है, अव्ययी भाव में क्या होता है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में। ठीक है, पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, द्विगु समाज में आप जानती हैं, द्विगु समाज जो है आपका संख्यावाची होता है। ठीक है, संख्यावाची। ठीक है, संख्यावाची। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 13 में बैलगाड़ी जो है ऊपर बताया था मैंने आपको, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बैलगाड़ी यानी कि, बैलगाड़ी यानी कि बैल की गाड़ी। तो इसमें क्या है, मैंने बताया था अभी उत्तर पर प्रधान है ना, बैल, बैल की गाड़ी। ठीक है, बैल की गाड़ी यानी कि बैलगाड़ी, तो गाड़ी क्या है यहाँ पर, प्रधान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 का आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इनमें से किस में जो है निर उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखेंगे, निर उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर बताना है किस में नहीं है। देखिए, निर्वाह, निर्बल, निर्देश या फिर निशेष, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है निर उपसर्ग,
दोस्तों निर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है ये भी आपको कभी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे निर उपसर्ग का जो अर्थ होता है, ठीक है, इसका जो अर्थ होता है क्या होता है निर उपसर्ग का, इसका अर्थ होता है बिना या रहित कह सकते हैं, बिना या रहित, इस प्रकार से भी आपको पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। बिना रहित या कह सकते हैं निषेध, ठीक है, क्या कह सकते हैं निषेध, ठीक है, निषेध, ठीक। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों निर उपसर्ग जो है आपको बताना है। उपसर्ग आप जानती हैं, ठीक है, उपसर्ग क्या कहाँ पर यूज करते हैं। उपसर्ग जो है शब्द के शुरू में जुड़ता है दोस्तों और उसका अर्थ जो है बदल देता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। उपसर्ग जो है शुरू में जुड़ता है और जो प्रत्यय है वो बाद में जुड़ता है, अंत में जुड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, इसमें जो है आपका नी शेष में जो है क्या नहीं है, निरुपसर्ग नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें कौन सा उपसर्ग है बताइए, कौन सा उपसर्ग है इसमें, इसमें नी या फिर कौन सा उपसर्ग है, नी या निह उपसर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। निर उपसर्ग से कौन कौन से आपके बन सकते हैं, जैसे आपका निर्वाह है ना, निर्वाह, तो इसमें आपका क्या है देखिए, अगर आप इसको जो है निर्धन क्या हो जाएगा निर्धन वाह, ठीक है, निर्धन, निर्धन वाह, ठीक है, निर्धन वाह हो जाएगा, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर निरुपसर्ग से, ठीक है, निर्धन वाह निरुपसर्ग हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार जैसे आपका निर्धन है, ठीक है, निर्धन जो है, ठीक है, निर्धन, तो निर्धन में भी क्या हो जाएगा आपका, जैसे आपका निर्धन धन, ठीक है, तो ये भी आपका निरुपसर्ग हो जाएगा इसमें भी। जैसे निर्भीक है, ठीक है, निर्भीक में भी आपका क्या होगा निरुपसर्ग होगा, ठीक है, जैसे आपका क्या है निर्भीक, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, जैसे आपका निर्भीक है, ठीक है, ठीक है, निर्भीक, तो निर्भीक में क्या हो जाएगा यहाँ पर निर्भीक यानी कि निर्धन भीक, ठीक है, निर्धन, निर्धन भीक हो जाएगा निर्भीक, तो यहाँ पर भी आपका निरुपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान, जैसे निराशा है, ठीक है, निराशा में भी क्या हो जाएगा आपका निरुपसर्ग से हो जाएगा निर्धनाशा, ठीक है, निर्धारित हो गया, जैसे आपका निर्धन धारित निर्धारित, इसमें भी आपका निरुपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। निरक्षर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, निरक्षर, ठीक है, यानी कि निर्धन अक्षर यानी कि अक्षर रहित, ठीक है। तो यहाँ पर निर्धन, निर्धन क्या हो जाएगा निर्धन अक्षर, ठीक है, निर्धन अक्षर, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। निरुपसर्ग से कौन कौन से शब्द दोस्तों आपको ध्यान में रखने सारे, ठीक है, कौन कौन से शब्द बनते हैं निरुपसर्ग से, ठीक, कोई भी आपको पूछ लिया जाएगा तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर आपने आंसर करना है दोस्तों। परिक्रमा में उपसर्ग है, चलिए परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है बताना आपने, पर उपसर्ग है, परिउपसर्ग है, प उपसर्ग है या फिर आ उपसर्ग है, क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। परि का मतलब क्या होता है, परि, परिक्रमा, आपको पूछ लिया जाएगा कि जो परि है, परि उपसर्ग, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15 का, ठीक है। परिक्रमा दोस्तों, परि उपसर्ग जो है आपको ध्यान रखना है, परि उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर, ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा अर्थ इसका, तो उसका अर्थ क्या होता है चारों ओर, परि यानी कि चारों ओर, चारों ओर, क्या कह सकते हैं पास या पूर्ण भी कह सकते हैं आप, ठीक। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और कौन कौन से दोस्तों शब्द बन सकते हैं परि उपसर्ग से, जैसे आपका परिहार, ठीक है, परिहार, ठीक है, परिहार यानी कि आपका परिधनहार, ठीक है, परिधनहार हो जाएगा परिहार,
तो यहाँ पर परि उपसर्ग हो जाएगा, परिहार। जैसे आपका परिवार है, परिवार में अगर आपको पूछा जाए परिवार में कौन सा उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग है, परिवार। ठीक, उसी प्रकार आपका परिवर्तन हो गया, परिवर्तन, परिवर्तन में कौन सा हो जाएगा, परि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, परिणाम, परिणाम, परिणाम में भी आपका क्या हो जाएगा, परि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, परिणाम। परिभ्रमण, परिभ्रमण, परिभ्रमण में क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका परि उपसर्ग हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखने हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आंसर करना है दोस्तों, भलाई में प्रत्यय है। चलिए बताइए, भलाई में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, ई प्रत्यय होगा, आई प्रत्यय होगा, लाई प्रत्यय होगा, या फिर भौ। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, भलाई। ये सब मैंने आपको बता रखे हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, भलाई में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आई प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई प्रत्यय। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। और प्रत्यय आप जानती हैं दोस्तों, प्रत्यय किसे कहते हैं, शब्द के अंत में जुड़कर दोस्तों ये नया अर्थ देते हैं। ठीक है, शब्द के अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय, और शब्द के शुरू में या प्रारंभ में जुड़ते हैं उपसर्ग। ठीक है, दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आई प्रत्यय की बात हो रही है, तो आई प्रत्यय से आप कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। ठीक है, इससे काफ़ी सारे शब्द बनेंगे, जैसे आपका पढ़ाई हो गया। ठीक है, पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई यानी कि पढ़ धन आई। ठीक है, क्या हो जाएगा पढ़ाई में, पढ़ धन। ठीक है, पढ़ धन आई, पढ़ धन आई, क्या हो जाएगा पढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर साथ ही साथ इसके साथ और क्या बन सकते हैं, लिखाई हो गया। ठीक है, पढ़ाई लिखाई। ठीक है, पढ़ाई लिखाई। और क्या होगा, पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया, कटाई हो गया। ठीक है, कटाई। ठीक है, इनमें सब में क्या होगा, आई होगा। ठीक है, कटाई के साथ साथ धुलाई। ठीक है, धुलाई, धुलाई में भी आपका आई प्रत्यय होगा। ठीक है, धुलाई। और बताइए, लिखाई हो गया, धुलाई हो गया। ठीक है, भलाई। ठीक है, इस सब में क्या हो जाएगा, आपका आई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लड़ाई हो गया। ठीक है, लड़ाई, तो सब में क्या हो जाएगा, आपका आई प्रत्यय हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। 17 का आंसर कीजिए दोस्तों, दयालु में प्रत्यय बताना है। चलिए आंसर कीजिए, दयालु में क्या प्रत्यय हो जाएगा, आलू प्रत्यय होगा। ठीक है, आलू, लू, या फिर यालू। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। दयालु आपका कैसे दिया है क्वेश्चन में, ये आपका ध्यान रखना है। ठीक है, दयालु ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कहीं कहीं पर आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बताइए, दयालु में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, क्या हो जाएगा, आलू प्रत्यय होता है दयालु में। ठीक है, अगर आपका जो है दयालु अगर आपको इस प्रकार से मिले तो इसका हो जाएगा फिर आलू प्रत्यय। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों और क्या प्रत्यय बन सकते हैं इससे। ठीक है, आलू से क्या बन सकते हैं, दयालु हो गया, कृपालु हो गया। ठीक है, और क्या बन सकते हैं, श्रद्धालु हो गया। ठीक है, ईर्ष्यालु हो गया, झगड़ालू हो गया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में आपको आंसर करना है, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है। चलिए आंसर कीजिए, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, अक प्रत्यय, इक प्रत्यय, इका प्रत्यय, या फिर क प्रत्यय। चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, 18 का राइट आंसर क्या होगा, धार्मिक। बताइए क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द, ठीक है, आपको पूछ ले जाएंगे। ठीक है, इक प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनते हैं, जैसे आपका वैज्ञानिक हो गया। ठीक है, वैज्ञानिक। ठीक है, एक मिनट।
ठीक है। जैसे आपका क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय से, और कौन सा बन जाएगा आपका, कौन कौन से इक प्रत्यय से आपके शब्द बनेंगे। जैसे आपका वैज्ञानिक हो गया, ठीक है। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक में आपको पूछ लिया जाएगा वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। वैज्ञानिक यानी कि इक प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि विज्ञान धन क्या हो जाएगा इसका, विज्ञान धन इक क्या होता है, वैज्ञानिक होता है, ठीक है। उसी प्रकार याद रखेंगे पारिवारिक, पारिवारिक, बताइए पारिवारिक में आपको पूछ लिया जाएगा कि पारिवारिक में कौन सा यहाँ पर प्रत्यय है, तो ध्यान रखेंगे पारिवारिक यानी कि परिवार धन इक, ठीक है। परिवार धन इक क्या हो जाता है, पारिवारिक, तो इक प्रत्यय है, ठीक है। उसी प्रकार आप कर सकते हैं, जैसे आपका औद्योगिक है, ठीक है। औद्योगिक, औद्योगिक में भी आपका क्या होगा, इक प्रत्यय होगा, ठीक है, यानी कि उद्योग धन इक, ठीक है। उसी प्रकार आपका साप्ताहिक हो गया, ठीक है। आपने साप्ताहिक कई बार सुना होगा, साप्ताहिक वर्ड, ठीक है। साप्ताहिक, साप्ताहिक में भी आपका क्या होगा, इक प्रत्यय होगा, ठीक है। साप्ताहिक यानी कि सप्ताह धन इक हो जाएगा, ठीक है। सप्ताह धन इक साप्ताहिक, ठीक है, इक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं दार्शनिक, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा दार्शनिक में कौन सा प्रत्यय होगा, तो दार्शनिक में भी आपका इक प्रत्यय होगा, ठीक है। मासिक, ठीक है, मासिक, तो मासिक में क्या होगा, मासिक में भी आपका इक प्रत्यय हो जाएगा, मास धन इक, ठीक है। मास धन इक मासिक, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय होगा, ठीक है। इसके अलावा आप कर सकते हैं मासिक हो गया, दार्शनिक हो गया, ठीक है, वैज्ञानिक हो गया, पारिवारिक हो गया, औद्योगिक हो गया, साप्ताहिक हो गया, ठीक है, भौगोलिक हो गया, भूगोल धन इक भौगोलिक, ये भी आपका इक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक, साहित्य धन इक साहित्यिक, इसमें भी इक प्रत्यय होगा। जैसे आपका व्यवहारिक हो गया, व्यवहार धन इक व्यवहारिक, ये भी आपका जो है इक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आपने आंसर करना है इत्यादि में कौन सी संधि है। तो ये कई बार आपको दोस्तों पूछा गया है, ठीक है। इत्यादि में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ, गुण, यण या फिर अयादि। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इत्यादि, क्या हो जाएगा इत्यादि में, इति धन क्या हो जाएगा इसका, संधि विच्छेद इत्यादि का, इति धन, इति धन आदि क्या हो जाएगा, इत्यादि। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आप बताइए, कौन सी संधि हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का क्या हो जाएगा, यण संधि है दोस्तों इसमें, ठीक है। सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक। आपको याद रखना है यण संधि में जहाँ भी आपको जो है यो, ठीक है, यो, वो और रो, ये तीनों जो है जहाँ पर आपको आधे मिलेंगे, यानी कि जहाँ कहीं पर भी यो आधा, वो आधा, रो आधा मिलेगा, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है चीज़, ठीक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, आंसर कीजिए प्रत्यक्ष में संधि कौन सी होगी। चलिए प्रत्यक्ष में संधि बताना है कौन सी होगी, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या फिर यण संधि, बताइए आंसर कीजिए। प्रत्यक्ष का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प्रतिधन अक्ष, ठीक है। क्या होगा प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद, ठीक है, प्रतिधन, ठीक है, प्रतिधन क्या होगा, अक्ष होगा ना, प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें भी आपका जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर यण संधि हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि यण संधि में जहाँ कहीं पर भी जो है आपको आधा यो, आधा वो, आधा रो मिले तो सीधे आप यण संधि करिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।